एक महिला प्रयागराज के महाकुंभ मेले में संगम स्नान के लिए जाती है और फिर वह लौट करके नहीं आती। फिर उसका पति जो होता है वो साथ वालों से पूछता है कि भाई हमारी पत्नी क्यों नहीं आई। तब सभी लोग कह देते हैं कि भाई पता नहीं तुम्हारी पत्नी कहाँ चली गई, हमारे साथ तो थी लेकिन आते वक्त वो कहीं लुप्त हो गई, गायब हो गई और हमारे साथ नहीं आई। यह कहकर के वो शांत हो जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है। एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 40 दिन के बाद में वह महिला अपने घर जब पहुंचती है तो उसकी एक बेटी होती है, वो दौड़ करके आती है, अपनी माँ की कौली भर लेती है और रोने लगती है और पूछती है कि माँ तुम कहाँ चली गई थी। इतने में उसका पति भी आ जाता है और पति पूछता है कि सभी लोग घर लौट करके वापस आ गए और तुम कहाँ थी। तब वो कहती है कि मैं वहीं मेले में थी और मैं अब संन्यास ले चुकी हूँ, साध्वी बन चुकी हूँ, मुझे अब दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, अब मैं तुम्हारे घर नहीं रह सकती। उसके बाद उसके पति ने जो किया उसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और फिर आखिर वो महिला 40 दिन तक किस जगह पर रही थी, किसके साथ रही थी, कैसे साध्वी बनी थी, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना बहुत ही मार्मिक कहानी है। इसे आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला एक जवान महिला 40 दिन तक बाहर रह करके वो कैसे साध्वी बन सकती है। और फिर अगर उसे साध्वी बनना ही था तो फिर कोई और हिसाब से बनती, अपने परिवार वालों को साथ लेकर के जाती, किसी के इच्छा से बनती। लेकिन उस महिला ने जो किया उसके बारे में उसके पति ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी और उसने भी कभी विचार नहीं किया होगा कि प्रयागराज के महाकुंभ मेले में मुझे ऐसा करना पड़ सकता है। तो आइए जान लेते हैं। ये कहानी इसी उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है आगरा की है। आगरा में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश जो था बहुत ही शराबी कबाबी किस्म का व्यक्ति था और उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम अनीता था। अनीता और सुरेश के बीच में एक लड़की थी जिसका नाम छाया था। छाया लगभग 5 से 7 वर्ष की हो जाती है। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है और फिर 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में संगम स्नान के लिए हजारों नहीं लाखों करोड़ों यात्री वहां जाते हैं और संगम में स्नान करते हैं, लौट करके घर भी आ जाते हैं। आपने सोशल मीडिया पर खूब देखा होगा कि कितने लोग घर से बेघर हो गए, कितने लोगों को लौट करके अपना घर देखने को नहीं मिला, कितने लोग हैं जो बिछड़ गए, बहुत सारे लोग ऐसे थे। इसी बीच एक जो महिला होती है जिसका नाम अनीता होता है, इसके पति का नाम सुरेश होता है। तो ये अनीता कहती है अपने पति सुरेश से कि चलो सभी लोग संगम में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, अपने लोग भी संगम में स्नान करके आएंगे, प्रयागराज के महाकुंभ मेले में चलते हैं। सुरेश जो होता है वो मना कर देता है और फिर उसके जो गांव के लोग होते हैं वो सभी लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनीता जो होती है अपने पति से बिना पूछे ही जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, महिलाएं जाती हैं, पुरुष जाते हैं, उनके साथ वो प्रयागराज के संगम में चली जाती है, वहां स्नान करती है। और जब स्नान सभी लोग वहां करते हैं, इसी बीच जो महिलाओं की आदत होती है कि कहीं भी किसी मेले में अगर वो जाती हैं तो उनके मन में कुछ ना कुछ विचार भाव जरूर आता है कि इतनी दूर आए हैं तो कुछ ना कुछ सामान जरूर खरीदते चलें। तो वो महिलाएं जो होती हैं वो कॉस्मेटिक का सामान खरीदने लगती हैं और कॉस्मेटिक का जब सामान खरीदती हैं तब वो अनीता जो होती है वो सबसे पीछे खड़ी होती है। वो उसे जगह नहीं मिलती, भीड़ काफी होती है, तो वो दूसरी दुकान पर पहुंच जाती है। और इसी बीच जो साथ की जो महिलाएं होती हैं उस अनीता की और जो पुरुष होते हैं वो सभी चले आते हैं। भीड़ ज्यादा थी इसलिए अनीता जो थी उनसे दोबारा नहीं मिल पाई। अब अनीता उस दुकान पर जब खड़ी होती है, उस दुकान पर भी भीड़ ज्यादा होती है। तब अनीता उस दुकानदार से कहती है, उस दुकानदार का नाम दिनेश होता है और वो दिनेश से कहती है कि तुम्हारी दुकान पर इतनी भीड़ है तो तुम 1-2 आदमी और क्यों नहीं बढ़ा लेते अपनी दुकान पर, तो कम से कम तुम्हारी दुकानदारी भी अच्छी होगी और फिर ज्यादा भीड़ भी नहीं लगेगी। दिनेश कहता है कि हमारे पास
कोई ज्यादा आदमी नहीं है, बस हम 2 लोग हैं, बस यही मिलकर के अपना काम करते हैं। तब वो अनीता कहती है तो ऐसे कैसे काम चलेगा, इतनी भीड़ रहती है, इनको देखने वाला, संवारने वाला, पैसे लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए आपके पास। तब वो कहता है दिनेश अगर आपको टाइम हो तो आप आ जाइए, आप मेरी दुकान पर खड़ी हो जाएं और ग्राहकों को चलाती रहें, मैं आपको डेली के 500-600 रुपए दे दिया करूंगा। ये बात सुनकर के अनीता के मन में बड़ी खुशी पैदा होती है और वो कहती है ठीक है, अगर आप मुझे इतने पैसे दे दिया करेंगे तो मैं आज से ही तुम्हारी दुकान पर रहना शुरू कर देती हूँ। अब अनीता तुरंत उनकी दुकान में, दिनेश की दुकान में घुस जाती है और फिर ग्राहकों को चलाने लगती है। इस प्रकार से धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। इधर जब शाम होती है, रात के लगभग 10-11 बजे तक दुकान चलती है। उसके बाद दिनेश दुकान बंद करता है और उसका जो कमरा एक था किराए पर लिया हुआ, दिनेश उसमें जाकर के सो जाता था और जो अनीता थी वो वहां महिलाओं के जो डेरा तंबू लगे थे उनमें जाकर के सो जाया करती थी। इस प्रकार से उनका जो समय था वो बीत रहा था। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता चला जाता है। 2-4 दिन जब हो जाते हैं उसके बाद में अनीता को दिक्कत होती है, क्योंकि खाना बनाने खाने में बड़ी दिक्कत होती है। दिनेश उन्हें राशन पानी सब कुछ देता था। तब वो एक दिन दिनेश से पूछने लगती है अनीता कि दिनेश तुम कहाँ चले जाते हो और मैं यहाँ अकेली खाना बनाती खाती हूँ, क्या तुम्हारा यहीं कहीं पास में घर है या कोई और व्यवस्था है? तब वो दिनेश कहता है कि मेरा एक कमरा है, यहाँ पर किराए पर मैंने ले रखा है, बस शाम को मैं वहीं चला जाता हूँ और तुम्हें मैं इसलिए लेकर के नहीं जाता क्योंकि तुम्हारे साथ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, तुम एक महिला हो। तब वो कहती है अनीता तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और खाना बनाऊंगी, वहीं सोऊंगी और सुबह दोनों लोग आकर के दुकान खोल लेंगे। ये बात जब वो सुनता है दिनेश तो वो भी खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी सोच रहा था कि मुझे कोई खाना बनाने वाली मिल जाए, मेरा सहयोग करने वाली मिल जाए, क्योंकि जो दिनेश था उसकी पत्नी भी किसी दूसरे के साथ भाग चुकी थी, वो भी अकेला था लेकिन था शादीशुदा। अब दिनेश शाम को दुकान बंद करता है और अपने कमरे पर अनीता को लेकर के चला जाता है। वो दोनों लोग कमरे पर बड़े आनंद से रहते हैं, खाना बनाते खाते हैं। इस प्रकार से काफी समय बीत जाता है, 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरा महीना निकल जाता है। दिनेश उसे पैसा भी देता है और एक मोबाइल भी दिनेश उसे लेकर के दे देता है, क्योंकि कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। दिनेश कहीं सामान लेने के लिए जाता है तो वो फोन से संपर्क करता रहता है। अनीता को किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो फोन से दिनेश से पूछ लेती है। इस प्रकार से उनकी जीविका चलने लगी थी। धीरे धीरे यूं ही वक्त जब बीतता चला जाता है, एक दिन ऐसा होता है कि जो मेला का जो समय था वो पूरा हो जाता है और जब समय पूरा हो जाता है तो सभी की दुकानें वहां से उखड़ने लगती हैं। अब जब दुकानें उखड़ने लगती हैं तब सभी लोग अपनी अपनी दुकानों को समेटकर अपने अपने घर जाने लगते हैं। दिनेश सोचता है अब हमें भी अपने घर जाना चाहिए। तब अनीता कहती है कि तुम जब अपने घर जाओगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? तब वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा जो भी पैसा होता है वो पैसा मैं तुम्हें दे देता हूँ। अब जो 10-12 हजार रुपए जो बने थे अनीता के, वो दिनेश उनका पेमेंट कर देता है। मोबाइल उसने पहले ही उन्हें दे दी थी। अब वो मोबाइल और पैसा लेकर के वो महिला जो होती है उससे काफी दिन हो जाते हैं। लगभग 2 फरवरी के लिए वो आई थी प्रयागराज के कुंभ मेले में और 12 मार्च के लिए लौट करके वो अपनी ससुराल पहुंची थी। 12 मार्च को जब ससुराल पहुंची थी तब उसकी जो एक बेटी होती है उसकी उसे बहुत याद आती है। बेटी की याद करके वो अपने ससुराल पहुंची। तब उसकी जो बेटी होती है जिसका नाम छाया होता है वो एकदम से देखती है कि मम्मी आ गई। तब वो दौड़ करके उस महिला की कौली भर लेती है और रोने लगती है और कहती है कि माँ तुम इतने दिन तक कहाँ रही थी, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? अरे मैं तुम्हें रोज याद करती थी, मुझे बहुत ज्यादा रोना आता था। लेकिन ये बात सुन करके उसका जो पति होता है सुरेश वो भी आ जाता है और वो कहता है कि अनीता तुम कहाँ चली गई थी? मैंने कहाँ कहाँ नहीं तुमको ढूंढा, हर जगह तुम्हें तलाशा और ये गांव वालों से भी तुम्हें मैंने जानकारी और गांव वालों से भी तुम्हारी जानकारी ली, लेकिन इन्होंने कह दिया कि वो हमें पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन तुम आखिर सत्य बताओ कहाँ थी? तब वो अनीता कहती है कि सुरेश परेशान मत हो, मैं कहीं नहीं थी, मेले में ही थी
और मैंने संन्यास ले लिया है, मैं एक साध्वी बन चुकी हूँ, अब मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। उसकी बातें सुनकर के मोहल्ला पड़ोस के और भी लोग आ जाते हैं और जब उसके रहन सहन को देखते हैं, जब उसके हुलिया को देखते हैं गांव वाले, तब कहते हैं कि हमें मालूम पड़ता है ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है, क्योंकि एक साध्वी का ये पहनावा नहीं हो सकता। क्योंकि ये महिला जब गांव से गई थी तब इसकी हालत इतनी बेकार थी कि इस पर एक ही साड़ी थी, वो भी मैली कुचैली थी, कोई ढंग का वस्त्र नहीं था। अभी जो आई है इसके पास एक बगल में पर्स है, मोबाइल है हाथ में और पैरों में पायल है, अच्छी चप्पलें पहनी हुई है, अच्छी तरह से सजी धजी हुई है। ये भेष तो साध्वी का हो ही नहीं सकता। साध्वी तो अपने साध्वी भेष में रहती है, लेकिन ये तो बनी ठनी घूम रही है। तभी वो कहती है कि अब मैं तुम्हारे घर पर नहीं रहूंगी, मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ और इसे लेकर के पुनः जा रही हूँ। ये बात जब सुरेश सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि पहले तो तुम चली गई, 40 दिन के बाद लौट करके घर आई हो, अब हमारी बेटी को भी तुम हमसे लेकर के जा रही हो। फिर उनके बीच में विवाद बढ़ने लगता है। इसी बात को लेकर के जो सुरेश होता है वो पुलिस को बुला लेता है। अब पुलिस वहां पर जब आ जाती है तो पुलिस पूछती है कि आखिर बात क्या है, पूरी बात बताओ। तब सुरेश कहता है कि बात तो ये है कि ये 40 दिन के बाद लौट करके घर आई है। 2 फरवरी को ये गई थी मेला में, संगम में स्नान करने के लिए प्रयागराज, और फिर 12 मार्च को लौट करके आई है और फिर 40 दिन के बाद आने के बाद ही हमारी बेटी को भी अपने साथ ले जा रही है। कह रही है कि मैं साध्वी हो चुकी हूँ। पुलिस उसकी बात को जब सुनती है तो तुरंत पुलिस भी पहचान लेती है और कहती है कि नहीं मैडम, आप झूठ बोल रही हो, आप साध्वी नहीं हो, आपका जो रहन सहन है, जो ढंग है, बर्ताव है, ये साध्वी का हो ही नहीं सकता। तब पुलिस कहती है कि आखिर तुम इस लड़की को क्यों ले जाना चाहती हो? अगर पहली बात तो ये है कि तुम्हें साध्वी बनना अगर पहली बात तो ये है कि अगर तुम्हें साध्वी बनना था तो तुम अपने पति से आज्ञा लेती, अपने सास ससुर से आज्ञा लेती और अपने माँ बाप से आज्ञा लेती, लेकिन तुमने तो न पति को बताया, न माँ बाप को, न सास ससुर को बताया। तुम कैसी साध्वी हो? और फिर साध्वी का कोई पहनावा तुम्हारे पास नहीं है। ये बात जब वो सुनती है तो वो कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, मुझे अपनी बेटी को लेकर के जाना है। तब पुलिस वाले कहते हैं कि चलो बेटी से ही पूछ लेते हैं कि बेटी किसके साथ रहना चाहती है। लेकिन बच्चे जो होते हैं वो तो अक्सर माँ को ही ज्यादा पसंद किया करते हैं। तब वो लड़की कहती है कि मैं अपनी माँ के साथ रहूंगी। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, तुम अपनी माँ के साथ रहना चाहती हो, रह सकती हो। लेकिन सुरेश तब तक बोल पड़ता है और वो कहता है कि इस औरत का कोई भरोसा नहीं है कि ये हमारी बेटी को ले जाकर के कहाँ कर दे, इसका भी कोई नियम नहीं है, इसका भी कोई पता नहीं है, इसलिए मैं अपनी बेटी को नहीं दे सकता। अब सुरेश जो होता है अपनी बेटी को देने से इनकार करता है। फिर वहां पर विवाद बढ़ जाता है। फिर पुलिस को संदेह होता है उस महिला पर। फिर पुलिस उसे पकड़ती है और कहती है अब तुम्हें सत्य बताना पड़ेगा कि आखिर तुम कहाँ थी इतने दिन तक और कहाँ रही और किसके साथ तुमने ये समय बिताया था। तब वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। फिर पुलिस को सच्चाई बताने लगती है और वो कहती है कि जब मैं गांव वालों के साथ प्रयागराज में मेला देखने के लिए, संगम में स्नान करने के लिए गई थी, तभी सभी महिलाएं एक दुकान पर कॉस्मेटिक का सामान खरीद रही थीं। वहीं पर एक दुकानदार के यहाँ पर मैं खड़ी हो गई, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। उस दुकानदार से मेरी बात हुई तो उस दुकानदार ने मुझे अपने साथ रख लिया और उस दुकानदार के यहाँ पर मैं रह रही थी और एक नहीं बल्कि 40 दिन तक मैं उसके साथ रही और उसने मुझे बहुत सारे पैसे भी दिए, मोबाइल भी दी और जो पर्स वगैरह जो भी मेरा है ये सब उसी दुकानदार ने मुझे दिया है और मैं उसी के साथ अब रहना चाहती हूँ। अनीता कहती है कि मेरा जो पति है सुरेश वो बहुत ज्यादा शराबी है, ये न तो कमाता है, जो भी मैं पैसा कमाती थी उसे ये बर्बाद कर देता था, दारू में उड़ा देता था। मैं बहुत ज्यादा परेशान घर पर रहती थी, इसलिए मैंने वहां पर विचार किया कि मैं यहाँ कुछ पैसा पैदा करूंगी और फिर पैसा जब एकत्र हो जाएगा तो फिर अपनी बेटी को अपने साथ ले आऊंगी और उसे अच्छी तरह से पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी।
बस यही सोच करके मैं यहाँ पर आई हूँ। तब पुलिस वाले कहते हैं कि आखिर तुम रह किसके साथ रही हो? तब वो कहती है कि जो दुकानदार था दिनेश, मैं उसके साथ रह रही थी, उसकी पत्नी भी उसे छोड़ करके चली गई है, वो भी शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। लेकिन जब वहाँ का मेला खत्म हो गया तब दुकानें सब वहाँ से उखड़ने लगी थीं, तो दिनेश भी अपनी दुकान उखाड़ करके अपने घर लेकर के गया, तो मुझे भी अपने साथ लेकर के गया था। वो मथुरा का रहने वाला था। फिर उसके घर वालों ने पूछा ये कौन है? तब दिनेश ने सारी हकीकत बता दी कि ये हमारी दुकान पर काम करती हैं और मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ, अब यही हमारी बहू बन करके घर में रहेंगी। फिर उसके बाद उसके घर वालों ने मुझे स्वीकार कर लिया। मुझे बहुत अपनी बेटी की याद आ रही थी। मैंने दिनेश से ये कह दिया कि मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ लेकिन अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती, इसलिए मुझे अपनी बेटी की याद आ रही थी और मैं बेटी लेने के लिए यहाँ पर आ गई हूँ। अब मैं अपनी बेटी को लेकर के जाऊंगी। ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम दूसरी जगह शादी करने जा रही हो अपने पति परिवार को छोड़ करके, तो जितना अधिकार तुम्हारा इस बेटी पर है उतना ही अधिकार तुम्हारे पति का है। तो तुम्हारा पति दूसरी जगह अपनी बच्ची को कैसे भेज सकता है? तुम्हें अगर जाना है तो तुम जा सकती हो और फिर बेटी को तुम नहीं ले जा सकती। तब जो सुरेश होता है, पुलिस सुरेश से पूछती है कि सुरेश बताओ क्या तुम अपनी पत्नी को रखना चाहते हो? तब सुरेश कहता है कि मुझे अपनी पत्नी को नहीं रखना है क्योंकि ये 40 दिन दूसरे के साथ रह करके आई है, मैं ऐसी पत्नी का क्या करूंगा, मुझे इसे तलाक देना है, इसे छोड़ना है, अब मैं अकेला ही सही हूँ, अपनी बेटी के साथ रहना पसंद करूंगा। पुलिस कहती है ठीक है तुम जा सकती हो और ये बेटी तुम्हारे पति के पास रहेगी, अपने पिता के पास रहेगी। ये बात सुन करके वो महिला जो होती है, अपने जो दूसरा पति होता है, उसका जो प्रेमी होता है दिनेश कॉस्मेटिक दुकान वाला, वो दूर खड़ा था, उसको पकड़ करके लाती है और कहती है कि ये मेरे पति हैं, मैं इनके साथ जा रही हूँ। फिर वो महिला वहां से तुरंत अपने दूसरे पति दिनेश के साथ वहां से चली जाती है और सुरेश के जो सास ससुर आए थे वो भी अपनी ही बेटी की मतलब पक्षधारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा जो दामाद है वो शराबी है, कोई कमाता धमाता नहीं है, इसलिए वो खुद सोच रहे थे कि हमारी बेटी का दूसरा घर बस जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब उसके मायके वाले जो होते हैं अनीता के, वो भी उसी की लाइन में आ जाते हैं और अनीता वो सभी लोगों की इच्छा से अपने दूसरे पति के साथ चली जाती है और सुरेश अपने माँ बाप के साथ अपनी बेटी का भरण पोषण करने लगता है। तो साथियों ये थी कहानी। इस कहानी से किसी का दिल दुखाना हमारा मकसद नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी से बस यही एक सीखने को मिलता है कि महिलाओं पर कभी भी विश्वास आंखें बंद करके नहीं किया जा सकता। वो कितने भी भरे पूरे परिवार से क्यों ना हो, लेकिन उनका मन बदलते क्षण भर में देरी नहीं लगती कि पल भर में उनके मन में क्या से क्या आ जाए। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं, उनके ऊपर चाहे कितनी भी मुसीबत परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपने पति और परिवार को छोड़ना जीते जी पसंद नहीं करती। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, उन्हें चाहे लाख सुख प्रदान क्यों ना कर दो, अपनी जिंदगी उनके कदमों में क्यों ना बिछा दो, लेकिन फिर भी उनका मन जो होता है उस पर विश्वास नहीं करता, उस पर टिकाऊ नहीं रहता। उनके मन में जो आता है वो कदम वो उठा लेती हैं। तो साथियों इस वीडियो से आपको जो भी सीख मिली हो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें और आप क्या कहना चाहेंगे अनीता के बारे में और सुरेश के बारे में। आप जो भी कहना चाहते हैं अपनी राय हमें कमेंट में जरूर शेयर कर सकते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।